वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम आपको पढ़ा चुके थे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि क्या बोलते हैं सर्कुलर। आज हम पढ़ेंगे क्या? सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन। यानी मैं आपसे कहूँ कि एक वृत्त के चारों ओर, मैं आपसे कहूं कि एक वृत्त के चारों ओर, एक वृत्त में हम 5 व्यक्ति बैठाते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से बैठेंगे आज इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पढ़ने के वाले हैं सर्कुलर परम्यूटेशन यानी वृत्तीय क्रमचय। क्या? वृत्तीय क्रमचय। ठीक है, तो वृत्तीय क्रमचय क्या है? n वस्तुओं को वृत्त के चारों ओर बैठाने का तरीका क्या है? ठीक है, आपको याद क्या रखना है? n वस्तुओं को वृत्त के चारों ओर बैठाने का तरीका। ठीक है, n वस्तुओं को वृत्त के चारों ओर बैठाने का तरीका। आपको मैंने बता दिया था कि परम्यूटेशन होता क्या, उसकी प्रॉपर्टीज भी सभी लिखवा देती है। ठीक है, अब सीखेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है यानी वृत्तीय क्रमचय क्या है। तो n वस्तुओं को वृत्त के चारों ओर बैठाने का जो तरीका होता है वो आपको याद रखना क्या होता है? वो होता है फैक्टोरियल n-1। क्या? फैक्टोरियल n-1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो n-1 फैक्टोरियल n-1। क्लियर? तो n वस्तुओं को वृत्त के चारों ओर बैठाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? n-1। क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वृत्त है। क्लियर? एक वृत्त है अपने पास, उसमें एक व्यक्ति को मैंने यहां बैठा दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया। हम माइनस क्यों कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं कि n-1 ही क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति मैंने यहां पे बैठा दिया, क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया तो हमारे जो हमारा वृत्त है उसके चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? n। तो मैंने एक को फिक्स कर दिया ना, तो फिक्स करने की वजह से हमने एक को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो बैठने का जो तरीका होगा क्या होगा? n-1 और फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? अब जो n-1 फैक्टोरियल होगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि हम व्यक्ति को क्लॉकवाइज बैठा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज बैठा रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोले, क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम माना जाए, कि हम ये ना कहें आपसे कि वो एंटी क्लॉकवाइज बैठ रहा है या क्लॉकवाइज बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर उनको सेम माना जाए तब हमारी जो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन आपको याद रखना है? क्या? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम माना जाए, तब जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम माना जाए तब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये वाली कंडीशन आपको या तो माला बनाने में, ठीक है, या तो आपको नेकलेस, माला, ठीक है, माला बनाने में, नेकलेस बनाने में, ठीक है, आदि बनाने में कंडीशन लगती है। ठीक है, जब निर्भर ना करे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज हमको भरना है या बिठाना है, तब हम कंडीशन लगाएंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्लियर? वरना कंडीशन क्या होगी? वृत्त के चारों बैठाने का तरीका क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। जब आपसे ये कंडीशन दी हो या क्लॉकवाइज नहीं है या एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है, इस बात का जिक्र ही नहीं हो, तब क्या लगाएंगे? n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्लियर? तो ये माला बनाने में काम आएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नेकलेस बनाने में काम आएगा, ठीक है, हार बनाने में काम आएगा। क्लियर? तो जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 व्यक्तियों को, क्या एग्जाम्पल बताऊं मैं आपसे कहूं, 5 व्यक्तियों को
वृत्त के चारों ओर बैठाने का तरीका क्या है? बैठाने का तरीका। आपसे इसने नहीं कहा कि क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 व्यक्तियों को वृत्त के चारों ओर बैठाना है, तो सिंपल सा आंसर है क्या कि फैक्टोरियल n बराबर मान लेते हैं ये है n, ठीक है, तो 5 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। 24 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 5 व्यक्तियों को वृत्त के चारों ओर बैठा सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई? अब मैं आपसे कहूँगी 10 मोतियों को क्या क्वेश्चन कहूँ आपसे पूछूं कि 10 मोतियों को हार में पिरोने का तरीका क्या है, ये फाइंड करना है। कोई 10 मोती अपने पास, उनको हम हार में किस प्रकार से पिरोएंगे, इसका तरीका हमें फाइंड करना है। तो हमने बताया कि हार हो, माला हो, जब भी ये कंडीशन आए, ठीक है, तो माला में तो एंटी क्लॉकवाइज भी डाल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये निर्भर नहीं करता, हम भी वो हमारे ऊपर निर्भर करता कि हम क्लॉकवाइज डाल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन पूछे आपसे कि हार या मोती का जिक्र, हार या माला या किसी भी चीज का जिक्र हो, तब हम कंडीशन लगाएंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, फॉर्मूला लगेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। n की वैल्यू क्या है अपने पास 10 मोती है, तो 10 में से 1 गया तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो इसका आंसर क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात? तो अब जब आपसे ना पूछे, कंडीशन ना पूछे कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तब ये वाला फॉर्मूला, और वृत्त के चारों ओर आपको बैठाना है, वृत्त के चारों ओर बैठाना है, तब क्या लगेगा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? माइनस क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि एक व्यक्ति को हम फिक्स कर दिया ना कि यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से, यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे, तो एक व्यक्ति को फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद हमारे पास n व्यक्ति बैठे हैं, तो n में से एक व्यक्ति को मैंने फिक्स कर दिया तो एक को घटा दिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सर्कुलर परमुटेशन में कि वृत्ति क्रमचय क्या है, कि वृत्त के चारों ओर हम व्यक्तियों को बैठाएंगे तो किस प्रकार से बैठाएंगे, उनको बैठाने का तरीका क्या है, तो कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, माला में पिरोने का तरीका क्या है मोतियों को, ठीक है। इतनी बात हमने जान ली, ठीक है, समझ गए बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 10 व्यक्ति हैं अपने पास, एग्जाम्पल पे 10 क्या है व्यक्ति हैं अपने पास, कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों का समूह है कोई, ठीक है। 3 व्यक्तियों को समूह को एक साथ बैठाना है, 3 व्यक्तियों के समूह को एक साथ बैठाना है, ठीक है। तो गोल मेज में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्तियों के समूह को, ठीक है, वो 3 व्यक्ति एक साथ बैठे चाहिए, 3 व्यक्तियों के समूह को गोल मेज में बैठाने का फाइंड करना है, ठीक है। कोई 10 व्यक्ति हैं अपने पास, 3 व्यक्तियों के समूह में हमें बैठाना है, यानी 3 व्यक्ति हमेशा साथ में रहें, ठीक है। 3 व्यक्ति को कोई समूह बैठाना हमें, ठीक है, वो हमेशा साथ में रहे, तो वो किस प्रकार से बैठ सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो अपने पास एक गोल मेज है, ठीक है, ये गोल मेज है, क्लियर। अब मुझे बैठाना है कि 3 व्यक्ति किस प्रकार से बैठ सकते हैं इसमें। मान लेता हूं कि 3 व्यक्ति ये साथ में बैठे, 1 2 3, ठीक है, 3 व्यक्ति ये बैठ गए, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 व्यक्ति ये बैठे हैं, क्लियर, गोल मेज में। अब मुझे 3 व्यक्ति साथ में बैठाने हैं, मान लेता हूं कि ये 3 व्यक्ति साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब साथ में बैठे हैं तो इनको हम 1 गिनेंगे, क्या गिनेंगे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए यहाँ पे 8, तो इनको बैठाने का तरीका सर 8 फैक्टोरियल नहीं, हम पहले तो फाइंड करेंगे टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टोटल फाइंड करने के लिए कितने व्यक्ति हैं सर 10 में कितने व्यक्तियों को समूह बनाना है, 3 व्यक्तियों को, 3 घटाएंगे प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 को मैंने फिक्स कर फिक्स किया है, तो घटाएंगे तो 10 में 3 के 7 प्लस 1 कितना बचेगा 8, तो कितने व्यक्ति हो गए सर टोटल 8।
आपको अगर ऐसे नहीं निकालना है तो पहले फिक्स कर दो, फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि आपको ऐसे नहीं फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 3 को फिक्स कर दो, उसको एक गिन लो, ठीक। एक गिनने के बाद उनको फिर काउंट कर लो, ठीक है। कितने निकल गया ऐसा, टोटल 8 निकल गए, समझ गए बात। अब इन 8 को गोल मेज में बैठाने का तरीका, अब इन 8 को गोल मेज में बैठाने का तरीका मैंने बताया आपको। गोल मेज में बैठाने का तरीका क्या होता है, गोल मेज में बैठाने का तरीका, ये आपको पता है क्या होता है सर, n-1 फैक्टोरियल होता है। गोल मेज में बैठाने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्लियर, इनटू 3 फैक्टोरियल। क्यों कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इनको भी तो अरेंज करेंगे हम साथ में। ये 3 व्यक्ति हैं, ये कभी इधर बैठ सकता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो तीनों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आएगा आंसर, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, कि यदि हमें 10 व्यक्तियों को बैठाना है और एक 3 समूह का एक व्यक्ति है, तो 3 समूह का 3 व्यक्ति हैं, उनको एक समूह में बैठाना है, ठीक है। एक समूह में बैठाना है तो उनको जो बैठाने का तरीका होगा गोल मेज में वो किस प्रकार से होगा, तो टोटल निकाल लेंगे हम। टोटल आपको ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लो, वरना आपको 3 समूह को बैठाना ना तो 3 को फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद उसको मैंने काउंट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या फिर ऐसे निकाल सकते हो। तो आपको पता है गोल मेज में किस प्रकार से बैठाते हैं, तो n-1, ठीक है। तो n-1 में 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल आ गया, और 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर दिया। क्लियर बात, समझ गए बात। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 12 मेंबर है अपने पास, कितने मेंबर है, 12 मेंबर है, ठीक है। जिसमें एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, और एक मान लेता हूं एक सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। एक सुपरिटेंडेंट है, या कोई मान लो एक सिक्योरिटी है, क्लियर। 12 मेंबर से 3 मेंबर ये है अपने पास, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक सुपरिटेंडेंट मान लेता हूं, ठीक है। अब ये एक कंडीशन देता हूं मैं आपसे कि अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हो यानी प्रेसिडेंट होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में आना चाहिए, के बीच में आना चाहिए, ठीक है। 12 मेंबर अपने पास है, उनको गोल मेज में बैठाना है, ठीक है। एक मीटिंग अरेंज की है, तो गोल मेज है अपने पास, तो 12 मेंबर्स हैं। तो एक कंडीशन है कि प्रेसिडेंट हमेशा वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में बैठना चाहिए। तो बैठने का तरीका बताना कि 12 व्यक्ति किस प्रकार से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक गोल मेज है, मान लेता हूं कि, ठीक है, सॉल्व करते से मान लेता हूं कि ये गोल मेज है अपने पास, क्लियर, ये गोल मेज है। अब 3 जो व्यक्ति हैं, क्या, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट। तो जो प्रेसिडेंट होगा हमेशा वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में बैठेगा। तो मान लेते हैं कि ये 3 व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3। जो प्रेसिडेंट होगा वो बीच में बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में, वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में बैठेगा, और 12 व्यक्ति और बैठा दो, कितने, तो 3 तो ये बैठ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर। तो जो 3 व्यक्ति मैंने ये माने हैं उनको 1 मान लो, ठीक है। तो 3 जो व्यक्ति हैं उनको क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। टोटल पहले फाइंड करेंगे तो 1 मान लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करो, मैंने बताया टोटल फाइंड करने के लिए। टोटल कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कितने व्यक्ति हैं मेरे पास, 12 मेंबर्स हैं, कितने हैं 12। तो 12 में से मैंने कितने को अरेंज करना है, 3 को अरेंज करना है। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करो, +1 करो। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने 3 अरेंज किए हैं, 3 को एक साथ बैठाना, उसको मैंने क्या किया ना, 1 बनाया, यानी उसको मैंने फिक्स कर दिया, इसलिए 1 को ऐड कर रहे हैं। तो 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया 9, 9 1 ये, तो कितना हुआ 10। तो यहाँ से मैंने गिना तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 निकल गया है। ठीक है, या तो फिर ऐसे काउंट कर लो या तो फिर ऐसे निकाल लो। तो गोल मेज में बैठने का तरीका कितना होता है? गोल मेज में बैठने का तरीका n-1 फैक्टोरियल क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल होता है। बट अरेंज कैसे करना हमको? प्रेसिडेंट हमेशा क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। किसके? वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के। तो जो प्रेसिडेंट होगा ये तो क्या होगा? ये क्या हो गया? फिक्स हो गया एक जगह। ठीक है, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। और जो वाइस प्रेसिडेंट या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट यहां पे आ सकता है, सुपरिटेंडेंट यहां पे जा सकता है, या वाइस प्रेसिडेंट यहीं पे रहेगा या सुपरिटेंडेंट यहां पे रहेगा। तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना है? 2। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैसे अरेंज करना सिखा दिया, पिछली क्लास में बताया कि कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास ध्यान से देख लेना। तो 10-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 में से 1 गया तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर होगा। समझे बात? क्लियर ना? तो कंडीशन बना के भी दे सकता है, ये आपको याद रखना है। जरूरी नहीं कि हर बार 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे यदि 4 व्यक्तियों को अरेंज करना है, समूह में बैठाना है। क्लियर? समझे बात? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कितना करना है आपको? बस इतना करना है सॉल्व। ठीक है, ये तो बता के मैंने बताया है। ठीक है, बना के बताया कि कैसे अरेंज करना है। ठीक है, ये तो आपको माइंड में मैप बनाना है कि हम कैसे बैठाएंगे और किस प्रकार से अरेंज करेंगे। सिर्फ करना कितना आपको, तो बस टोटल फाइंड कर लो कि टोटल कितने होंगे। टोटल में से सब गोल मेज में बैठाने के तरीके कितने हैं? n-1 फैक्टोरियल, और कितने को हम अरेंज कर रहे हैं। हमेशा फिक्स किया है मैंने किसको? प्रेसिडेंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, कि वो हमेशा बीच में बैठेगा, इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद किसके बीच में फिक्स किया है? प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में, कि हमेशा वो प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच, वाइस प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट के बीच में ही आने वाला है। क्लियर? समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर बात? अब मैं आपसे कहूं कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं और 5 वुमेन हैं। क्या अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन कि 5 मैन है और 5 वुमेन है, कितने? 5 मैन है और 5 वुमेन है, उनको गोल मेज में बैठाना है। क्या गोल मेज में चारों ओर कैसे बैठाया जाए कि कोई 2 महिलाएं साथ ना आए? 5 मैन है, 5 वुमेन है, कोई 2 महिलाएं गोल मेज में बैठाना है। किसमें? गोल मेज में बैठाना है। कभी 2 महिलाएं साथ में ना आए, कभी 2 महिलाएं साथ में ना आए, साथ में ना आए। क्लियर? अब जो साथ में ना आने वाली कंडीशन मैंने किस में पढ़ाया था? गैप मेथड में। अब इसमें गैप मेथड भी यूज होगा और सर्कुलर परम्यूटेशन भी यूज होगा। ठीक है, तो 5 महिलाएं हैं भैया। कितनी महिलाएं हैं भाई? 5 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। ठीक है, तो किसकी बात इसमें की गई है? इसमें बात की गई है कि कभी 2 महिलाएं क्या साथ ना आए, तो महिलाओं की बात की गई है। तो हम पहले किसको अरेंज करेंगे? मैन को। तो मैन को अरेंज कर दो। 1 मैन बैठ गया, 2 मैन बैठ गया, 3 मैन बैठ गया, 4 मैन बैठ गया और 5 मैन बैठ गया। तो M1 M2 M3 M4 M5, 5 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया। क्लियर? अब 5 महिलाएं गोल मेज में बैठना चाहती हैं। ठीक है, बट 2 महिलाएं कभी साथ ना आए। तो जब 2 महिला कभी साथ ना आए तो उनके बीच में तो बैठाना पड़ेगा हमें। तो मान लेता हूं कि एक महिला यहाँ पे बैठ जाएगी। क्या? एक वुमेन यहाँ पे, एक वुमेन यहाँ पे, एक वुमेन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें किसमें? इसमें गैप मेथड का यूज होगा। क्या? गैप मेथड का यूज करेंगे हम इसमें। क्लियर? पहले तो 5 व्यक्तियों को गोल मेज में बैठाने का तरीका क्या है? 5 व्यक्तियों को गोल मेज में बैठाने का तरीका सर होता है 5-1 फैक्टोरियल। क्या होता है? 5-1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। क्लियर? अब 4 महिलाओं को बैठाना है, 2 महिला कभी साथ में ना आए, तो उसको हम किसमें? गैप मेथड से यूज करेंगे। किससे? गैप मेथड का यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। कि गैप मेथड में इसका हम कैसे, गैप मेथड में कैसे करते थे? गैप मेथड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 5 महिलाएं बैठानी है ना, तो क्या लगाते थे? कितनी जगह मेरे पास? 1 2 3 4 5 जगह है अपने पास और 5 ही महिलाएं हैं।
तो 5 इंटू 5p और 5p5 की वैल्यू कितनी होती है 5 फैक्टोरियल सर कितनी होती है 5 फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है तो आप देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर समझे बात। तो हमें 5 महिलाएं और 5 व्यक्तियों को गोल मेज में बैठाना था। अब कंडीशन क्या दी थी इसमें कि 2 महिला कभी साथ में ना आए, तो बस 2 महिला कभी साथ ना आए तो मैंने गैप मेथड यूज कर लिया। गैप मेथड का यूज कर लिया तो 5p5 करके 5 फैक्टोरियल निकाल लिया। तो 5 फैक्टोरियल इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। क्लियर समझे बात। अब मैं आपसे कहूं कि 6 व्यक्ति हैं और 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, गोल मेज में बैठाने हैं। ठीक है चलो एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। ठीक है कितने हैं 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। कितनी है 4 गर्ल्स हैं अपने पास, उनको गोल मेज में बैठाना है। किसमें बैठाना है गोल मेज में बैठाना है। किसमें बैठाना है भाई गोल मेज में बैठाना है। और कभी 2 लड़कियां साथ में ना आए, कभी 2 लड़कियां साथ ना आए, साथ ना बैठे या साथ ना बैठे। तो गोल मेज में बैठाने का तरीका फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए अपने पास एक गोल मेज है। ठीक है अब गोल मेज में मुझे बैठाना कितना है, मुझे बैठाने कितनी, पहले तो लड़कियों का जिक्र कर लिया कि लड़कियां साथ में ना बैठे, तो पहले लड़कियों को नहीं बैठाएंगे, किसको बैठाएंगे बॉयज को बैठाएंगे। तो बॉयज को बैठाओ 1 2 3 4 5 6 बॉयज बैठा दिए मैंने। तो बॉय 1 2 3 4 5 और बॉय 6। अब 4 लड़कियां साथ में ना बैठे, तो 4 लड़कियां साथ में ना बैठे तो कहाँ बैठ सकती हैं, वो यहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ पे। तो एक गर्ल बैठ सकती है यहाँ पे बैठ सकती है, 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 यहाँ पे बैठ सकती है। ठीक है देखो साथ में तो नहीं बैठ रही है ना, नहीं बैठ रही है। तो पहले तो गोल मेज में बैठाने का, मैन को बैठाने का तरीका फाइंड कर लो। ठीक है बॉयज को, किसको बैठाना है बॉयज को बैठाना गोल मेज में। तो कैसे बैठाएंगे n-1 फैक्टोरियल। क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू क्या है अपने पास 6 में से 1 गई तो 5 फैक्टोरियल यानी कितना 120। अब किसको बैठाना है गर्ल्स को, किसको बैठाना है गर्ल्स को बैठाना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो गर्ल्स को बैठाने के लिए हम गैप मेथड का यूज करेंगे। तो गैप मेथड में कितनी जगह मेरे पास बैठाने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह है अपने पास। कितनी जगह है 6p कितनी गर्ल्स बैठानी है 4, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में 4 गया 2 फैक्टोरियल, तो 720 बटे 2 तो 360। तो इसको बैठाने का तरीका हुआ सर 120 इंटू 360, इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना होगा 120 गुणा 360, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। समझे बात। तो हमें 6 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। ठीक है उनको गोल मेज में बैठाना था। ठीक है बैठाना था तो और कंडीशन क्या थी अपने पास 2 लड़कियां कभी साथ ना बैठे, तो इसका मैंने गैप मेथड का भी यूज किया और सर्कुलर परम्यूटेशन का भी यूज किया। ठीक है आज के सवाल कैसे आ रहे हैं दो क्या बोलते हैं 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके। ठीक है एक सवाल में 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है तो ऐसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो। क्लियर समझे बात। अब हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की कॉम्बिनेशन कि संचय क्या है। ठीक है परम्यूटेशन यहाँ पे खत्म अपना। अब हम बात करेंगे किसकी संचय की। किसकी बात करेंगे सर संचय। क्या होता है संचय। ठीक है तो बड़े ध्यान सुनना क्या होता है संचय। यदि कुछ दी गई वस्तुएं अपने, ठीक है हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ या सभी को, इनमें से कुछ या सभी को चयन करना है हमें। ठीक है यहाँ पे मेन बात याद रखना है कि कुछ वस्तुओं में से हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ या सभी को चयन करने का तरीका। ठीक है उनमें से कुछ या सभी को चयन करने का तरीका। यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है क्या अपने पास सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कैसे करेंगे। और यहाँ पे क्या अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है ओनली
सिलेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास 3 A B C 3 नंबर्स हैं, अब A B C को हमें क्या अरेंज करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं A B B C और C A। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि B A है कि C B है कि C A है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली हमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसमें, ओनली क्रमचय में हमें क्या सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेक्शन, ठीक है। अरेंजमेंट क्या हो सकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करने का सिलेक्शन करने का तरीका कितना है सर, 3, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, परमुटेशन में आपसे वो पूछेगा किस प्रकार से अरेंज करें, ठीक है, अरेंजमेंट का शब्द आएगा। अब कॉम्बिनेशन में चयन का शब्द आएगा, क्या चयन कैसे करें, ठीक है। चयन शब्द चयन का जो शब्द होगा वो ज्यादा जिक्र करेगा कॉम्बिनेशन में, और परमुटेशन में कैसे समुदाय बनाए या कैसे अरेंजमेंट करें, ठीक है, ये शब्द ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है, कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन का जो नोटेशन होता है, कॉम्बिनेशन का जो नोटेशन होता है वो याद रखना आपको। इसको हम NCR से, किससे, n वस्तुओं में से R वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, NCR, ठीक है। इसको या फिर ये ले सकते हो क्या, CNR, ठीक है, ले सकते हो CNR, ठीक है। ये क्या होता है, अरेंज करने का तरीका। और इसका जो फॉर्मूला होता है NCR का, जो फॉर्मूला होता है NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। जो NCR का जो फॉर्मूला होता है, ये खोलते हैं जैसे, तो होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, क्लियर। तो जो नोटेशन होता है NCR होता है, या इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। समझ में बात आई ना। कॉम्बिनेशन मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, हम सिलेक्शन कैसे लें, समझे ना। तो हमारा जैसे एयरफोर्स में सिलेक्शन होना है, तो एयरफोर्स में मेरे पास 100 कैंडिडेट हैं, 100 में से कितने को हम सेलेक्ट करें, ठीक, उसमें कॉम्बिनेशन यूज होगा, उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे हम, समझे ना। ओनली सिलेक्शन की बात आ रही है ना, ओनली सिलेक्शन की बात, समझे ना। ओनली सिलेक्शन की बात आएगी तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, वरना हम परमुटेशन का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना बात मेरी, क्लियर ना इतनी बात। आई होप यहाँ बात समझ में आई होगी ना। तो कॉम्बिनेशन मतलब संचय, इतनी बात समझ में आई। कोई डाउट, समस्या, परेशानी, आई होप यहाँ तक नहीं होगी। अब हम बात करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक साइड लिख दो परमुटेशन, एक साइड लिख लो अपना कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक साइड लिख लो अपना भैया परमुटेशन और एक साइड लिख लो कॉम्बिनेशन, क्लियर। अब देखिए, अब एक एक पॉइंट बिल्कुल डिस्कस करेंगे, परमुटेशन क्या है सर और कॉम्बिनेशन क्या है, क्लियर। देखिए पहला पॉइंट, जो हमारा परमुटेशन है उसका नोटेशन क्या होता है सर, NPR होता है। क्या होता है, NPR लिख दो या PNR लिख दो, क्लियर। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया, उसका नोटेशन क्या होता है, NCR होता है, या इसको लिख दो CN, R, क्लियर। तो NCR को हम जैसे खोलेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्या जो हमारा परमुटेशन होगा, परमुटेशन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर होता है। हमेशा क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। जो परमुटेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी, हमेशा कॉम्बिनेशन की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी, समझे बात। जो हमारे, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, जो हमेशा जो n की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन होगी, किससे, ग्रेटर देन इक्वल होगी r से, किससे, r से। हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल r से होगी, समझे बात। और जो परम्यूटेशन है उसकी वैल्यू कॉम्बिनेशन से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट ये था भाई, पहला था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, ये स्मॉलर होगा,
ठीक है, यानी छोटा होगा, समझे बात। तो जो परमुटेशन होगा वो किससे, कॉम्बिनेशन से क्या होगा, बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, यानी इसकी अगर 2 वैल्यू है तो इसकी वो 4 वैल्यू होगी, ठीक है, समझे ना बात। अरे देखो जैसे मैंने कहा आपसे 5p3 की वैल्यू निकालो और यहाँ पे 5c3 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, तो 120/2 कितना होगा 60, कितना निकल के आया 60। अब यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में 3 गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू r 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगा ये 120/3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये काट दो कितनी आया 10, तो कितना 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, समझे ना बात। आई होप यहाँ तक तो समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, और इसमें भी पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, क्या सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आपको इसमें देखना पड़ता है कि सिलेक्शन भी कैसे करें और अरेंजमेंट भी करें, कैसे करें, ठीक है। आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन होना है तो ऑफिसर अगर वो ये देख रहा है कि सिलेक्शन कैसे करना है और अरेंजमेंट कैसे करना है, कि सिलेक्शन तो मैंने कर लिया, ठीक है, मैंने 100 कैंडिडेट्स में 50 कैंडिडेट छांट लिए, अब उसमें कुछ कई की छोटी हाइट है, ठीक है, कई थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, तो उनको अरेंज कैसे करेंगे, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, वो निर्भर करता है परमुटेशन में, समझ रहे हो ना बात मेरी, ठीक है। अब बात करूंगा किसमें, कॉम्बिनेशन, इसमें किसकी आवश्यकता होती है, ओनली सिलेक्शन की, ठीक है। एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया आपका, मान लेते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, तो जो यहाँ पे वहाँ पे ऑफिसर होगा वो ओनली क्या देखेगा, सिलेक्शन, ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है, किस प्रकार से अरेंज करना है, उसको मतलब किससे, ओनली सिलेक्शन से, तो सिलेक्शन से मतलब है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, समझ रहे हो ना बात मेरी। आई होप यहाँ तक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ का करते हैं ये देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। जो परमुटेशन है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, पहला तो वर्ड बनाने में करते हैं, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट में, ठीक है। थर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट में, समझ रहे हो ना बात मेरी, कि लीनियर अरेंजमेंट में और सर्कुलर अरेंजमेंट में, और ठीक है नंबर बनाने में, इसमें नंबर बनाने में, वर्ड बनाने में, लीनियर अरेंजमेंट करने में, सर्कुलर बनाने में, नंबर बनाने में, स्पेलिंग बनाने में, किसमें, स्पेलिंग बनाने में, ठीक है, स्पेलिंग या वर्ड बात एक ही है, ठीक है, स्पेलिंग बनाने में। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसका जो यूज करते हैं हम टीम बनाने में, ठीक है, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, ठीक है, टीम बनाने में किसमें यूज करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना भैया, टीम बनाने में, ग्रुप बनाने में, किसमें, ग्रुप बनाने में, ठीक है, हैंडशेक में, हाथ मिलाने, मैंने आपसे कहा कि 10 व्यक्तियों को मैं कितने प्रकार से हैंडशेक कर सकता हूं, ठीक है, तो हैंडशेक करने में, ठीक है, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, अभी एग्जांपल मैं कराऊंगा आपसे, ठीक है, हैंडशेक में, समझे ना, लाइन बनाने में, पॉइंट, ठीक है, लाइन समझ रहे हो ना, अभी बताऊंगा मैं, लाइन बनाने में, यानी पॉइंट से कितनी लाइन, पॉइंट से लाइन, ठीक है, किससे, पॉइंट से, किससे, पॉइंट से लाइन बनाने में, ट्रायंगल बनाने में, और डायगोनल बनाने में, डायगोनल यानी विकर्ण बनाने में, समझे ना बात। तो जो कॉम्बिनेशन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, टीम बनाने में, ग्रुप बनाने में, हैंडशेक में, लाइन कैसे बनाएंगे, किससे, पॉइंट से लाइन कैसे बनाएंगे, पॉइंट से ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, डायगोनल कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें हम किस में यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन में, समझे बात। यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, अब प्रॉपर्टीज की बात करता हूं मैं सीधे कि प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी है कि NC0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ये आपसे बोल दे NCN, ठीक है, NC0 बोल दे या NCN बोल दे, बात हमेशा बराबर होगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, NC0, थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं यहाँ से, ठीक है,
देखिए पहली प्रॉपर्टी है एन सी जीरो बोले उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, या एन सी एन बोले तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा वन के इक्वल होगी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी एन सी आर हमेशा किसके इक्वल होगा, एन सी आर हमेशा किसके इक्वल होगा, हमेशा किसके इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा एन सी एन माइनस आर के, किसके, एन सी एन माइनस आर के हमेशा इक्वल होने वाला है। समझे ना बात। ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी आपको जहन में रखना है, यानी माइंड में रखना है। ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड हो गई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, एन सी आर किसके इक्वल होगा, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होगा। क्लियर। अब मैं आपसे कहूं कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, यानी आर में से एक को कम कर दिया और ये इक्वल है। ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है एन प्लस वन सी आर, क्या होती है, एन प्लस वन सी आर होती है। समझे बात। तो थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल होगा, एन प्लस वन सी आर के। समझे बात। कोई समस्या। अब मैं आपसे कहूं कि एन सी आर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, एन सी आर माइनस एन माइनस वन सी आर, क्या, एन सी आर एन माइनस वन सी आर। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा होती है एन माइनस वन सी आर माइनस वन के इक्वल, किसके, एन माइनस वन सी आर माइनस वन के इक्वल होगी। क्लियर। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अब बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 की। किसकी बात करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो चार प्रॉपर्टी समझ में आई, एन सी जीरो हो या एन सी एन हो उसकी वैल्यू वन होती है, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के बराबर। याद रखनी ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है। याद रखनी ही पड़ेंगे, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है। जो आपको डायरेक्ट याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे बात। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी। ठीक है। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपको इंपॉर्टेंट करके लिखना है, क्या, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। ठीक है। इसमें आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। आइदर एक्स प्लस वाई, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जब भी आपको ऐसा मिले कि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, एग्जाम्पल में कराऊंगा अभी इसका, आइदर एक्स इक्वल टू वाई होगा या एक्स प्लस वाई बराबर एन के हम इक्वल कर सकते हैं। समझ के बात, समझे ना। अब प्रॉपर्टी बात करूंगा अगली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 6 की। किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 6 की, कि यदि एन सी आर अपॉन, क्या, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, तो हमेशा याद रखना क्या होगी इसकी वैल्यू, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। क्या होगी, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। क्या होगी, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। करेक्ट प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर आई होप 6 भी आपको क्लियर होगी। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 की। किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 7 की। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 7 होगा, एन सी आर हमेशा इक्वल होगा किसके, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। किसके इक्वल होगा। ठीक है। या कह सकते हो आप कि जैसे एन पी आर होता है, एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है। और एन सी आर क्या होता है, एन सी आर ये होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता ना। तो ये किसकी वैल्यू है, एन पी आर की। तो बस इसको लिख सकते हो, अपन लिख सकते हैं कि जो एन सी आर होगा, जो एन पी आर होगा, क्या होगा, एन पी आर होगा, सॉरी एन सी आर जो होगा, एन सी आर होगा जो, वो होगा एन पी आर में आर फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। समझे बात। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्लियर होगी। समझे। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 की। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 8 की। ठीक है।
बड़ी ध्यान सुनना कि एनसीआर हमेशा जो इक्वल होगा किसके, एनसीआर हमेशा इक्वल होगा एन अपॉन आर, और एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन के इक्वल। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 तक आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 तक 8 तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट में करके जरूर बताना। क्लियर? समझे बात? अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे मैंने आपसे कहा कि चलिए बताइए कि tan C2 की वैल्यू बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि 50C4 प्लस समेसन क्या, समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक 56 माइनस आर सी और 3 इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये वाला। ठीक है, आपको एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं कि ये वाली वैल्यू दी है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया tan C2, इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे बताता हूँ कि tan C2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो tan C2 पता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल इंटू आर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 इंटू 9 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 2 2 5 10 तो अपना 45 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमेशा याद रखना क्या कि जो हमने अभी आपको इसमें कॉम्बिनेशन में ये कराया था ना, इसमें भी क्या n मस्ट ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, मस्ट ग्रेटर देन इक्वल r होगा। ठीक है, मस्ट ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, r होगा। समझे बात? ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है ये वाली बात। ठीक है, अपन कहाँ थे, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, इसको लिख दो 50C4, अभी लिखा रहने दो। अब वैल्यू पुट करो तो R 56 में तो 55C3 प्लस 54C3 2 गया तो 54C3 प्लस फिर 3 रखोगे तो 53C3 प्लस 52C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3। ठीक है, 6 तक रख दिए ना, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी कराई है। कौन सी प्रॉपर्टी कराई है? प्रॉपर्टी कराई है मैंने आपको अभी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। देखो अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई ये वाली, कौन सी, NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी NCR और NCR उसमें इसमें से एक कम। ठीक है, वो क्या होगा, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा ना। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होगा, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। देखिए देखो कैसे यूज करते हैं। देखो पहले ये वाला पॉइंट उठाओ, 50, देखो 50 किस में है, एक तो ये है और देखो एक कम ये है। ठीक है, तो ये इसको अगर हम देखो ध्यान से देखना, ये 50 है। देखो नेक्स्ट लाइन से 50C4 अगर हम प्लस 50C3 को एक साथ लेते हैं, 50C3 को एक साथ लेते हैं तो ये क्या होगा 50, यानी क्या होगा 51 होगा ना, 51C4 होगा, 51C4। और अगर हम 51C4 और देखो यहाँ पे अगर मैं 51C4 और 51C3 लिखते हैं, ये वाला और ये वाला लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 51C3 लेते हैं तो क्या बनेगा 52C4 लेते हैं, फिर 52C4 बनेगा तो ये लेते हैं प्लस 52C3 यानी 52C3 ये लेते हैं तो क्या बनेगा 52, क्या बनेगा सॉरी 53, यहाँ पे क्या बनेगा 53, सॉरी क्या बनेगा 52 बन गया ना, ये क्या बना यहाँ पे 52C4 बनेगा प्लस अब क्या लेंगे 52C3, क्या लेंगे 52C3,
तो क्या बनेगा 53C4, क्या बनेगा 53C4, तो 53C3 लेंगे, फिर इसके साथ 53C3 लेंगे, तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा अपने पास 54C4 बनेगा, फिर ये लेंगे तो फिर क्या बनेगा 55C4 बनेगा, फिर क्या लेंगे ए लेंगे, तो आंसर टोटल आएगा 56C4, क्या आएगा 56C4। समझ रहे हो बात, क्या आएगा 56C4। कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ठीक है, आपको एक पॉइंट याद रखना, क्या एक पॉइंट याद रखना है आपको, क्या कि n भुजाओं वाले, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन का लेते हैं, फिर आगे पॉइंट आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितनी प्रकार की पुस्तक ली जाती हैं। तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन की बात की गई है, किसकी बात की गई है, सिलेक्शन की बात। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 कितनी प्रकार की पुस्तक ली जा सकती हैं। तो 10 में से 4 को लेना ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 8 इंटू 7 बटे 4 × 3 12 दूनी 24, ठीक है। 8 × 24 3 × 9 9 × 27 यानी 270, ठीक है। तो 270 क्या कहीं ऑप्शन दे रहा क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं आई थिंक, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो, यहाँ पे 270 कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो 270, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, ठीक है ना। 210 नहीं, 7 × 21 210, सॉरी 210 होगा आंसर, क्या होगा 210। तो 210 तो दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 270, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात। अगला क्वेश्चन, NC8 बराबर NC6, तो NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, NC2। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि NCX बराबर NCY मिल जाए आपको, तो दो कंडीशन होती है, एक तो x बराबर y होगा, या तो x + y बराबर क्या होगा, n के इक्वल होगा। समझे ना बात। तो यहाँ पे क्या होगा 8 + 6 बराबर n, तो n बराबर कितना आया 8 9 10 11 12 13 14, कितना 14, 8 6 14। तो NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू निकल आई है 14C2, तो 14 फैक्टोरियल अपन 14 में से 2 गया तो 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 14 इंटू 13 बटे 2, 2 7 14 3 91, 91 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, कोई समस्या। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 18CR बराबर 18CR + 2 देन RC5 की वैल्यू फाइंड करनी। पहले तुम R निकाल ले तो RC5 की वैल्यू निकाल आएगी। आपको मैंने अभी बताई प्रॉपर्टी, क्या होगा R + 2 बराबर 18 के इक्वल, तो 2R + 2 के इसके इक्वल R + 1 क्या होगा, 2 से कॉमन लेके भाग दे तो 9, तो R बराबर कितना निकल के आया 10, तो बिल्कुल 10C5, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 5 गया 5 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हुआ 10 9 8 7 6 बटे ये कितना होगा 5 120, ये काट दो, तो 6 दूनी 12 2 चौको 8 4 चौको 28 और 9 चौगुणा कर दो 9 8 72 2 7 2 18 19 20 21 22 23 24 25 252, कितना 252, क्या निकल गया अभी, कहीं मिस्टेक कर दी क्या। देखो R + 2 बराबर 18, 2R + 2, तो 2 से भाग दिया तो सही है, तो 9 आया, यहाँ पे 8 बचेगा भैया, क्या बचेगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या हुआ 8C5, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में 5 गया 3 × 5 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 8 × 7 × 6 बटे 3 की वैल्यू क्या होती है 3 दूनी 6, 6 से 6 का आंसर 8 7 56, कितना 8 7 56 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 56 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। समझे बात, क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री की, किसकी, कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विकर्ण पूछेगा कि विकर्ण कैसे बनेगा, नंबर 3 आपसे त्रिभुज पॉइंट से त्रिभुज पूछेगा कि त्रिभुज कैसे बनेंगे, और 3 ट्रायंगल पूछेगा कि ट्रायंगल कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे कि विकर्ण यानी डायगोनल,
डायगोनल कैसे बनेगा, तीसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है, और लाइन कैसे बनेगी, ठीक है, पॉइंट से, किससे, ये दोनों पूछेगा पॉइंट से, पॉइंट से लाइन कैसे बनेगी, ट्रायंगल कैसे बनेगा और डायगोनल कैसे बनेगा, ये हमें क्या करना है, करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आपसे पूछेगा कि n बहुभुजाओं, n भुजाओं वाली बहुभुज की विकर्णों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, n जो बहुभुज होंगे उनको विकर्णों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, आपको सीधा से एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, nc2 माइनस n, वो भी n(-3)/2, ठीक है, या तो ये याद रख लो या तो ये याद रख लो, ठीक है, कोई तो दो में से कोई एक एक याद करके रख सकते हो, ठीक है, या तो ये वाला याद कर लो या तो फिर कोई एक याद कर लेना, ठीक है, कि n बहुभुज वाली बहुभुज की विकर्णों की संख्या क्या होगी, nc2 माइनस n या n(-3)/2, इसके क्वेश्चन में कराऊंगा, समझे। हम बात करेंगे कि लाइन, किसकी, लाइन, ठीक है, पॉइंट अपने पास दिए हैं, ठीक है, क्या दिए, पॉइंट दिए हैं, तो जो पॉइंट है वो ऑल नॉन कोलिनियर यानी आसंरेखीय पॉइंट है, वो कुछ पी पॉइंट क्या है, कोलिनियर, तो कुछ पॉइंट क्या है, असंरेखीय है, और कुछ पॉइंट क्या है, संरेखीय है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है वो आपको याद रखनी है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, और कुछ पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो आपको याद रखनी है। तो लाइन, आपको पता है कि लाइन जो होती है दो पॉइंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, दो पॉइंट है तो इसको मिला के लाइन बन जाती है, समझे ना, तो लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है सर, 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, इतनी बात पता है तो बस ये फॉर्मूला आपको आसान लगेगा। तो जो ऑल नॉन कोलिनियर असंरेखीय, तो उसको बनाने के लिए होता है फॉर्मूला NC2, क्या होता है, NC2 होता है, क्या होता है सर, NC2 होता है, समझे ना, जो नॉन कोलिनियर है यानी असंरेखीय बिंदु है उसको लाइन बनाने का तरीका होता है NC2, और ऑल जो पी पॉइंट, कुछ पी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, कुछ पी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो टोटल में से, ठीक है, जो टोटल होंगे उसमें से पी पॉइंट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो n क्या याद रखना है आपको, NC2 माइनस PC2 प्लस 1, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी कंडीशन आपको याद रखनी है भैया कि NC2 माइनस PC2 प्लस 1, ठीक है, क्या याद रखनी कंडीशन, भाई कोई बात नहीं, देखो क्या होगा, क्या कंडीशन है, NC2 माइनस PC2 प्लस 1, क्या NC2 माइनस PC2 प्लस 1 क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी, आपको याद रखनी है, समझे ना। तो लाइन बनाने के लिए सिर्फ दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कुछ पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है, या कुछ पी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, उसकी कंडीशन क्या है, NC2 माइनस PC2 प्लस 1, और जो नॉन कोलिनियर है उसकी कंडीशन क्या है, NC2, क्लियर। अब बात करेंगे हम किसकी, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 10 बिंदु असंरेखीय हैं तो कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो सिंपल है, 10 असंरेखीय हैं तो अभी मैंने पढ़ा क्या, NC2, तो n की वैल्यू क्या है 10 C2, तो तोड़ लो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में 2 गया तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 10 इंटू 9, 8 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 9 अपना 45, क्या हुआ, 45 रेखाएं खींची जा सकती हैं, समझे। अब 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तब कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो कंडीशन मैंने आपको बताई क्या, NC2 माइनस PC2 प्लस 1, बस n की वैल्यू क्या है सर 10, C2 माइनस p की वैल्यू क्या है 5, यानी ये p है ये, ठीक है, p पॉइंट क्या है, कोलिनियर है ना, तो PC2 वो 5PC2 प्लस 1, बस खोल से क्या होगा, ये 10C2 की वैल्यू में निकाल के मैंने 45 है सर, और 5P2 को निकाल लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 अपॉन 2 तो 2 4 2 5 10, कितना 10 आएगा, कितना निकल जाएगा सर 10 प्लस 1, तो 45 में 10 गया तो 5, ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हुआ 36, कितना आएगा सर निकल के 36, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, समझ गए बात, कोई समस्या, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल में कुछ पॉइंट नॉन कोलिनियर है, ठीक है, असंरेखीय है, कुछ पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो इसके लिए कंडीशन
आपको पता है कि ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनेगा, ठीक है, या तो 3 पॉइंट होंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा, बताओ, समझे ना, बस आपको ये पता, तो बस सिंपल है। ऑल नॉन कोलिनियर है NC3, क्या रखना है, NC3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, समझे बात। अब P पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो NC3 माइनस PC3 प्लस वन इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्यों नहीं ऐड करेंगे बताओ, इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि भैया जो हमें 3 पॉइंट, हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है ना, 2 पॉइंट की आवश्यकता है लाइन बनाने के लिए, तो 2 पॉइंट तो क्या उसको ऐड कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, बट इसमें 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है, उसमें 3 ऐड ना करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगी NC3 माइनस PC3, समझे बात, कोई समस्या। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। 10 संरेखीय बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 10 संरेखीय क्या सॉरी असंरेखीय, तो बस पता है आपको, जब असंरेखीय पता है तो बस 10C3 लगाओ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में 3 गया 7 इंटू 3, 10 इंटू 9 इंटू 8 बटे 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू क्या होती है 6, तो काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 4 ती 12, 12 धाम 120, क्या हुआ इसका आंसर 120, क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट क्या है कोलिनियर है, 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट क्या है कोलिनियर, कंडीशन बताई मैंने NC3 माइनस PC3, बस सब्ट्रैक्ट करो, 8C3 माइनस PC3 कितना 4C3, ठीक है, 8C3 की वैल्यू कितनी है निकाल लो, बटे 8 में से 3 गया तो 5 इंटू 3, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 दूनी 6, ये कैंसिल, 8 7 56, कितना आया 56, माइनस 4C3 निकालो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4, कितनी निकल गई वैल्यू सर 4, तो कितना आएगा निकल के 52, क्या आएगा 52, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, समझे बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, समझे ना, कोई समस्या तो नहीं है ना, बोलिए कोई समस्या हो तो बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है, फिर नहीं तो आगे बढ़े। देखिए अब एक क्वेश्चन है आपसे कि अपने पास 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं, ये 1 2 3 4 और 5 पॉइंट ये दिए, इनको मिला के एक लाइन खींची गई है, इनको मिला के एक लाइन खींची गई, दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, क्या है दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, इन बिंदुओं से कितनी लाइन बनाई जा सकती है, लाइन बनाई जा सकती है और त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितनी लाइन बना सकती है, नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है नंबर ऑफ, क्या फाइंड करनी है नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी है और नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं, क्लियर। तो देखिए, तो पहले तो देखो कितने पॉइंट दिए अपने पास 4 5, टोटल पॉइंट कितने हैं अपने पास सर 9 है, कितने हैं 9, दोनों लाइन क्या है पैरेलल, क्या है दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन है तो उनसे किस प्रकार से लाइन बनेगी, ठीक है, तो देखिए लाइन कैसे बनेगी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो टोटल कितने हैं 9C2 माइनस, ऊपर वाले से कितनी बनेंगी 4C2 माइनस, नीचे वाले से 5C2 प्लस, अब 2 बार ऐड करेंगे 1 1 को, एक तो इससे एक इससे, तो +1 और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, समझे ना, समझे, तो टोटल लाइन आपको पता चल जाएंगे। अब बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसकी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में बस सिंपल से 9C3 माइनस ऊपर वाले से 4C3 माइनस फिर नीचे वाले से 5C3, इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा, समझे ना, कोई समस्या तो नहीं, बोलिए कोई समस्या हो तो बताइए, अरे बोलिए कोई समस्या हो तो नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे दिया कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 5 पॉइंट है, ठीक है, इनसे एक लाइन बनी है, ठीक है, तो बताइए कि नंबर ऑफ लाइन क्या है, नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी, कितनी फाइंड करनी है नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी है,
ठीक है, तो ऊपर वाले से कितने बनेंगे, फिर टोटल पॉइंट कितने हैं, 3 4 3 7 7 8 9 10 11 12, टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट 1 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 पॉइंट है। कितने पॉइंट है सर, 12 पॉइंट। तो 12 में से पहले कितना 2, फिर 3 में से 2, फिर 4 में से 2, फिर 5 में से 2, बस 3 को ऐड कर लो क्योंकि 3 लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो टोटल 9 हमें फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात, ठीक है, अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। ठीक है, पूरी जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी क्या होते हैं यहाँ पे फिनिश होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।